क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला देखिए प्रश्न, इसको व्याख्या समझ लीजिए। देखिए, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। अगर दर पूछता तो शक्ति, कार्य करने की क्षमता पूछा है तो ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही कोयला में ऊर्जा संचित होता है। चंद्रमा और ग्रह भी सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर है। अतः सभी जीव जंतु के लिए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बायोगैस। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस। कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में
विद्युत से दुर्घटना होता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय से। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी वाट। तो अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्ग इन तीनों से अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनिट। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, ऑप्शन ए सही है, विद्युतमय तार। निम्नलिखित में किस धातु को काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम Na, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्बन की परमाणु संख्या है? कार्बन की परमाणु संख्या है 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:3। 1:3। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? आयरन और स्टील, ऑप्शन नंबर सी सही है, आयरन और स्टील। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह प्रश्न देखिए बिहार बोर्ड में सामाजिक विज्ञान बहुत बार पूछे गए, 19, 20, 21 और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? स्वर्ण रेखा नदी से, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वर्ण रेखा नदी से, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस
स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई? बोकारो। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोकारो। बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? रूस। रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा में। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? बहुत अच्छा, सीमेंट। बहुत अच्छा सोचे थे आप, सीमेंट। सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ये चूना पत्थर से बनते हैं। बाकी सूती वस्त्र ये कृषि से होता है, चीनी भी कृषि से होता है, जूट वस्त्र भी कृषि से होता है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है, खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? सेल। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुंबई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1854। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1854। प्रश्न है, रेल मार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जोन है? रेल मार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जोन है? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तरी रेलवे क्षेत्र सबसे लंबा रेल मार्ग जोन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी सही है, हाजीपुर। कोंकण रेलवे मार्ग। कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत
श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिमी घाट। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगाना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा है भूकंप, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आग लगाना मानव के द्वारा, बम विस्फोट मानव के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना मानव के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। ये प्राकृतिक है, जो स्वयं हो, भगवान के द्वारा या अपने आप हो, उसे प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आतंकवाद तो मानव के द्वारा किया जाता है, दंगा भी मानव के द्वारा होगा, महामारी जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी, सुनामी जो है कि मानव जनित आपदा नहीं है। बाकी आतंकवाद ये मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा, सांप्रदायिक दंगा भी मानव के द्वारा होता है। लेकिन यहां पूछा गया है कि मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी ये क्या है? प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद, आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही दोबारा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा होता है। तो भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक आपदा रेल दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप स्वयं चुनिए, बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, गरीबी। बाकी ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जो है कि मानव के द्वारा ही है। सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा ही होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा, रेल दुर्घटना मानव के द्वारा, इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा।
इनमें से सभी। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी भी जी बहुत सारा मानव के द्वारा ही होता है, कुछ कूड़ा करकट फैलाने से। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कि मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद मानव जनित है। बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानव जनित। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन सी 75%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो 29 अक्टूबर 1999। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा आपदा किस राज्य में आता है? बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आममीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बेसी या कम क्या होगा इसका पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, चांदी। अगर सोना रहता तो पहले आपको सोना मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन सोना जो बहुत महंगा है उसका बहुत प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांदी दिया गया है। अगर सोना रहता तो सोना होता। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो आमीटर से मापा जाता है धारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा को मापा जाता है आमीटर में। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, गैल्वेनोमीटर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलम। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है।
विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है कि बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चालक किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, जनित्र। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। प्रश्न है एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का
हुआ था। प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कानपुर। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, ऑप्शन नंबर डी सही है। सेलम किस राज्य में स्थित है? सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमेंट उद्योग। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगलोर इलेक्ट्रॉनिक नगर का राजधानी है, बंगलोर। इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए सही है, जनसंख्या। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, पूना समझौता जो हुआ था दो महान्य व्यक्ति के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 20 सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। प्रश्न है, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है,
तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र बना हुआ था? तिरंगा स्वराज का झंडा, मतलब जिस समय स्वराज का झंडा था, तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किस चित्र का बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चरखा था। उस समय क्या था? चरखा, महात्मा गांधी चलाते हुए चरखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 केवी हेडगावर, केवी हेडगावर, 1925 केवी हेडगावर, ऑप्शन नंबर बी सही है। बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? राष्ट्रगीत, ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और लखनऊ समझौता 1916, रंपा विद्रोह 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही है। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1929। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हैंटर समिति का, ऑप्शन नंबर डी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी तुरंत ही किसका गठन किया गया था? हैंटर समिति, ऑप्शन नंबर डी सही है, हैंटर समिति। सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, 1907 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बारदोली किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? 1928, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1928। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं और आगे भी बिल्कुल इसी तरह पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो एक बार फिर से इसे देख करके प्रैक्टिस कर लें। बहुत ही कम समय लगता है, 10 से 12 मिनट के अंदर आपका समय बहुत ही कीमती है, लेकिन 10 से 12 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाइएगा और इस सभी प्रश्न को याद रखने के बाद आपको सामाजिक विज्ञान में अधिक अंक मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और जोरों शोर से वीडियो आप लोग के लिए बनाएं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्बरमैन,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संसाधन होते हैं बनते नहीं, किसने कहा? जिम्बरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मानव की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक संसाधन है भूमि, जो स्वयं यानी भगवान के द्वारा बना हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, ये सभी जो है कि प्राकृतिक है, और भवन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो वह मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो बाढ़, भूकंप, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये जो है कि मानव ने नगर बसाया है, और ये तीनों जो है प्राकृतिक है। वन जो जंगल कहते हैं वो प्राकृतिक है। नदियां तो खुद जैसे बहुत सारा नदियां अपने बहती हैं, ये प्राकृतिक है। खनिज भी प्राकृतिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग ये हर साल पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? यह कभी आपको पूछ दिया जाएगा घुमा करके कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील में। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर, बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि ज्यादा खेती होता है, इसमें ज्यादा फसल उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है यानी कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ज्यादा कपास जो होता है ये काली मिट्टी में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें किस राज्य में सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटराइट मृदा का रंग होता है, लेटराइट मृदा का यानी कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी किसको कहते हैं? लेटराइट को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटराइट मृदा यानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लाल मिट्टी को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में मरुस्थलीय पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, और मृदा का विस्तार भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह यानी कि फील्ड जैसा हो, तो 4.71%, ऑप्शन नंबर ए सही है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत में भूदान की जमीन दान, मिट्टी दान, जमीन दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। किसके लिए? भूदान के लिए। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। तो दोस्तों यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं
उन्हें कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। आत्मद्वीप वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2। किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। किसी परितंत्र के जैविक घटक होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पौधे एवं मृदा, पौधे एवं मिट्टी, पौधे एवं मृदा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदे जल में, ऑप्शन सी खरा जल में, ऑप्शन डी मृत जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर रहता है। ऑप्शन ए सही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। ऑक्सीजन हार्मोन है, याद रखिएगा हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूरॉन। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी आमाशय में। जठर ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही है, आमाशय में पाई जाती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानव रक्त जो होता है उसका जीवन काल होता है 120 दिन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन। जल का परिवहन, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है पौधे में। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही है, अस्थि मज्जा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू होता है, प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक, यानी प्लस वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। F बराबर R/2 सत्य है किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए भी F बराबर R/2 का संबंध है और उत्तल दर्पण के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही है, आभासी तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल में बड़ा, उत्तल में छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है, हमेशा सीधा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए समतल से, ऑप्शन बी अवतल से, ऑप्शन सी उत्तल से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी तुरंत बताए हैं, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, अवतल दर्पण से।